नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर हिस्ट्री चैनल पर। मैं हूं राजेश और आप सुन रहे हैं डर और रहस्य से भरी हॉरर कहानियां, वह भी मेरी जुबानी। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी विशाल भाई की है। विशाल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जब एक दिन उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी जिंदगी में घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यकीन मानिए, यह कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने अब तक बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आज की यह कहानी सुनने के बाद आपको असली डर का एहसास होगा। बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि यह रोमांचक होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे न केवल आप हमारे करीब आएंगे, बल्कि आगे आने वाली हर कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। मेरा नाम विशाल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारा गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोग बड़े दिलवाले और मेहनती थे। मिट्टी की खुशबू, खेतों का हरियाली से भरा विस्तार और सादा जीवन, ये सब हमारे गांव की पहचान थे। पर इसी गांव में एक ऐसा स्कूल था जिसकी कहानियां सुनकर रूह कांप जाती थी। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैं लगभग 16 साल का था। हमारे गांव का सरकारी स्कूल, जिसे हम सब पुराना स्कूल कहते थे, लगभग 50 साल पुराना था। स्कूल का भवन खंडहर जैसा हो चुका था। टूटे हुए दरवाजे, काई लगे हुए दीवारें और एक अजीब सी सन्नाटा भरी हवा। गांव वालों का मानना था कि वहां कुछ असामान्य चीजें होती थीं, लेकिन मैं उन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि स्कूल कभी बहुत अच्छा था। बच्चों की हंसी खुशी से गूंजने वाला स्कूल अचानक वीरान क्यों हो गया, यह कोई नहीं जानता था। कुछ लोग कहते थे कि 20 साल पहले वहां एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसकी खोज में पूरा गांव जुटा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उसी दिन से स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों को पढ़ाई के दौरान किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती, कक्षा के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और कभी कभी किसी अदृश्य छाया के होने का एहसास होता। मेरे माता पिता ने भी मुझे इस स्कूल में जाने से मना किया था, लेकिन गांव में कोई दूसरा स्कूल नहीं था। मजबूरी में मुझे यहीं पढ़ना पड़ा। एक दिन स्कूल में हमारे हिंदी के शिक्षक ने हमें देर तक रोक लिया। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। मैंने अपनी किताबें उठाईं और स्कूल के बरामदे से बाहर निकलने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार मैंने रुककर ध्यान से सुना। आहट साफ थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने साहस जुटाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी मुझे अपने कंधे पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उस दिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। घर पहुंचते ही मां ने मेरे चेहरे पर चिंता के भाव देख लिए। उन्होंने पूछा, सब ठीक तो है बेटा? मैंने सिर हिलाकर हां कह दिया, लेकिन भीतर ही भीतर मैं बहुत डरा हुआ था। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों से इस घटना का जिक्र किया। मेरे सबसे करीबी दोस्त अमन ने कहा, भाई, ये स्कूल सही नहीं है। मेरे दादा बताते हैं कि यहां कोई आत्मा रहती है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तू भी गांव वालों की तरह बेवकूफी की बातें करने लगा। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। लेकिन अमन ने एक ऐसी बात कही जिससे मेरी हंसी गायब हो गई। उसने कहा, तूने कभी सोचा है क्यों इस स्कूल के पीछे का कमरा हमेशा बंद रहता है? वहां क्या छिपा है, कोई नहीं जानता। मैंने पहली बार गौर किया कि स्कूल के पीछे एक छोटा कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। वहां कोई जाता नहीं था और कभी किसी ने उसे खोलते हुए भी नहीं देखा। मेरा मन अब उस कमरे की सच्चाई जानने को बेचैन हो उठा। मैंने अपने दोस्तों को योजना में शामिल किया। अमन, रोहित और मैं
हमने तय किया कि एक रात स्कूल जाकर उस कमरे को खोलने की कोशिश करेंगे। उस रात हम तीनों चुपचाप अपने अपने घरों से निकलकर स्कूल पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। गांव की बिजली भी काट दी गई थी और अंधेरा हर ओर फैला हुआ था। हम टॉर्च लेकर स्कूल में दाखिल हुए। जैसे ही हम स्कूल के पीछे पहुंचे, कमरे का दरवाजा हमारे सामने था। रोहित ने डरते डरते कहा, भाई वापस चलो, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने कहा, अगर सच जानना है तो डरने का कोई मतलब नहीं। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी अमन ने सुझाव दिया कि खिड़की से अंदर झांका जाए। खिड़की के कांच पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे साफ किया, मेरी सांसें रुक गईं। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वह इंसानी आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और अजीब सा था। मैंने तुरंत खिड़की से हटकर दोस्तों को देखा। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अमन ने कांपती आवाज में कहा, चलो यहां से भागते हैं। हम भागकर स्कूल से बाहर निकल गए। उस रात किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे अंदर डर का साया गहराता गया। अगले कुछ दिनों में स्कूल में घटनाएं और बढ़ने लगीं। क्लासरूम में बच्चों की किताबें अपने आप गिर जातीं। कभी कभी खिड़कियां बिना हवा के ही जोर से बंद हो जातीं। और एक दिन एक बच्चे ने बताया कि उसने किसी को बरामदे में चलते हुए देखा। गांव में अफवाहें तेज हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि यह स्कूल में गायब हुए बच्चे की आत्मा है, जबकि कुछ का मानना था कि यह किसी पुराने पाप का नतीजा है। हम तीनों ने तय किया कि अब इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। डर और सच्चाई के बीच जंग थी। मैं, विशाल और मेरे दोस्त अमन व रोहित ने गांव के पुराने स्कूल के बंद कमरे में झांककर एक परछाई देखी थी। यह अनुभव भयावह था, लेकिन हमने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाएंगे। स्कूल में असामान्य घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं और गांव के लोग डरे हुए थे। उस दिन के बाद हमारी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि और बढ़ गई। अमन ने एक पंडित जी से सलाह लेने की बात कही जो गांव के बाहर रहते थे। वह कहते थे कि उन्हें ऐसी बातों का बहुत अनुभव है। मैं थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था। लेकिन रोहित और अमन ने जोर देकर कहा कि अब यही सही कदम है। हम तीनों गांव के बाहर बने शिव मंदिर गए, जहां पंडित जी रहते थे। पंडित जी एक अनुभवी और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी और कुछ पल सोचने के बाद कहा, तुमने जो देखा है वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह एक अटका हुआ आत्मा है जो किसी कारणवश इस दुनिया से जा नहीं पाया है। अमन ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या करें पंडित जी? पंडित जी ने कहा, उस कमरे में जरूर कोई ऐसी चीज है जो उसे बांधे हुए है। जब तक वह चीज वहां रहेगी, आत्मा शांत नहीं होगी। पंडित जी ने हमें कुछ उपाय बताए। उन्होंने कहा कि कमरे में प्रवेश करने से पहले हमें भगवान शिव की आराधना करनी होगी और अपने मन को शांत रखना होगा। इसके अलावा उन्होंने एक दिया और कुछ मंत्रों वाला कागज हमें दिया। उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर डर गए या बीच में हटे तो आत्मा और ज्यादा भड़क सकती है। अगली रात हमने फिर से स्कूल जाने की तैयारी की। इस बार हमारे साथ पंडित जी का दिया हुआ सामान और उनकी हिम्मत थी। रात के लगभग 11 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, हम तीनों स्कूल पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाजें हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इस बार दरवाजा खिड़की से नहीं, बल्कि सीधे खोलने का निर्णय लिया। मैंने और अमन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और यह चिड़चिड़ाहट भरी आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर वही पुरानी मेज, किताब और कोने में अंधेरा था। जैसे ही हमने कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। अमन ने पंडित जी का दिया हुआ दिया जलाया और कमरे के बीचों बीच रख दिया। रोहित ने मंत्र पढ़ने वाला कागज निकाला और उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, कमरे में रखी मेज पर रखी किताब अपने आप खुलने लगी। पन्ने इतनी तेजी से पलटने लगे मानो कोई उसे पढ़ रहा हो। रोहित घबरा कर रुक गया। मैंने उसे जोर से कहा, डर मत, पढ़ता रहा। अचानक कमरे के कोने से वही परछाई निकलकर हमारे सामने खड़ी हो गई।
उसका आकार बड़ा और डरावना हो गया था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं। अमन ने कांपती हुई आवाज में कहा, "यह तो सच में आत्मा है।" परछाई ने हमारे चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उसकी उपस्थिति से हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी मुझे पंडित जी की बात याद आई। डर के आगे कुछ भी मत करना। मैंने साहस जुटाया और जोर से कहा, "तुम कौन हो और हमें क्यों डरा रहे हो?" आत्मा ने धीमी और कराहती हुई आवाज में जवाब दिया, "मैं इस स्कूल का ही छात्र था। मुझे मारा गया। मुझे न्याय चाहिए।" हम स्तब्ध रह गए। हमने उससे पूछा, "तुम्हें किसने मारा?" लेकिन आत्मा ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल कमरे के कोने की ओर इशारा किया, जहां एक गड्ढा दिख रहा था। हमने धीरे धीरे गड्ढे की तरफ देखा। अमन ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो हमें कुछ पुरानी हड्डियां और एक टूटे हुए खिलौने का ढांचा दिखा। हम समझ गए कि यह आत्मा उसी गुमशुदा बच्चे की थी जिसकी बात गांव वाले करते थे। हमें अब आत्मा को शांति देने के लिए पंडित जी के बताए अंतिम उपाय करने थे। हम स्कूल से बाहर भागे और अगली सुबह तक इंतजार किया। सुबह पंडित जी को सब कुछ बताया गया। उन्होंने कहा, उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी हड्डियों का अंतिम संस्कार करना होगा। साथ ही उस स्कूल को पूरी तरह शुद्ध करना पड़ेगा। अगले दिन गांव वालों की मदद से हमने आत्मा की हड्डियों को बाहर निकाला और उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। पंडित जी ने स्कूल में हवन किया और वहां के माहौल को शुद्ध किया। उस घटना के बाद स्कूल में सब कुछ सामान्य हो गया। अजीब घटनाएं बंद हो गईं और बच्चों की कक्षाएं फिर से हंसी खुशी से भरने लगीं। हालांकि मैं और मेरे दोस्त उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। वह परछाई, वह कराहती आवाज और वह सच्चाई, यह सब हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। दोस्तों, आज की डरावनी कहानी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे न केवल आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे बल्कि आपको हमारी सभी नई कहानियां सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अगर आपको इस कहानी में कुछ और जोड़ने या सुधारने का मन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है और हमें बेहतर बनाने में मदद करती है। तो जुड़े रहिए क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक और रहस्यमय होगी।